नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक मकान में 1000 वोटर और 15 विधानसभाओं में 60,000 से अधिक डुप्लीकेट वोटर। एक तरफ स्वतंत्र पत्रकारों की रिपोर्ट बता रही है वोटर लिस्ट के जरिए क्या खेल हो रहा है या किस तरह से वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, और दूसरी तरफ एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। तो क्या वोट चोरी के जवाब में हर महिला के खाते में 10,000 देने की योजना लॉन्च की गई है? बिहार का वोटर अभी एसआईआर का फॉर्म भरकर फारिग हुआ था, अब उसे 10,000 के लिए आवेदन भरने की भीड़ में लगा दिया जाएगा। गजब की लड़ाई चल रही है, भीड़ जा रही है वोट चोरी को समझने के लिए, तो भीड़ से कहा जा रहा है समझना बाद में, पहले ले जाओ 10,000 रुपए। इसे काउंटर करने के लिए, वोट चोरी के अभियान को काउंटर करने के लिए रोजगार की एक नई योजना लॉन्च की गई है। ऐसी योजना देश में कहीं नहीं। इस फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर पर लिखा है कि अपनी पसंद के रोजगार के लिए बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये अपनी पसंद क्या है? क्या यह रोजगार की कोई नई कैटेगरी है? अपनी पसंद का रोजगार बताइए और सरकार आपके खाते में 10,000 देगी। एक बार में 10,000 देकर वोट लेने का यह फॉर्मूला चल भी सकता है। 30 साल के लिए, 40 साल के लिए स्थायी रूप से किसी नौजवान को नौकरी देने से अच्छा है उसी के घर में एक महिला के खाते में 10,000 रुपए दे दिए जाएं। बेरोजगारी का मुद्दा खत्म। अगर इतना ही पैसा है तो राज्य सरकार सर्वे संविदा कर्मियों को एक झटके में परमानेंट क्यों नहीं कर देती है? उन्हें क्यों इतने दिनों से धरने पर बैठना पड़ा है? मोदी सरकार को भी मुद्रा योजना बंद कर देनी चाहिए। अपनी पसंद के रोजगार पर सीधे बैंक ट्रांसफर की योजना शुरू कर देनी चाहिए। वैसे मुद्रा योजना का क्या हुआ? वो काफी नहीं था कि अपनी पसंद के रोजगार के नाम पर 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, वो भी एक महीने के भीतर। क्या सरकार बताएगी कि बिहार की करोड़ों महिलाओं ने किस रोजगार को सबसे अधिक अपनी पसंद का रोजगार बताया है? उनकी संख्या क्या है? सिर्फ एक जानकारी से पता चल जाएगा कि रोजगार के नाम पर कितना बड़ा स्कैम लॉन्च होने जा रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोट चोरी के खिलाफ अभियान का लगता है बीजेपी के पास अब तक कोई जवाब नहीं मिला, कोई तर्क नहीं मिला, ना कोई दस्तावेज सामने आया जिसे लाकर इनके दावों को गलत सामने कर दिया जाता। तो लाया गया हर महिला के खाते में 10,000 रुपए देने का एक नया चॉकलेट। वोट चोरी का जवाब नहीं तो लीजिए 10,000 रखिए। आरा में इतनी बड़ी संख्या में लोग राहुल, तेजस्वी और अखिलेश यादव को सुनने आए हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार का चुनाव महाराष्ट्र की स्क्रिप्ट पर लड़ा जा रहा है। राहुल गांधी बिहार में भी महाराष्ट्र में वोट चोरी की बात उठा रहे हैं। हमने आपको एक वीडियो में दिखाया भी था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले ही कांग्रेस गठबंधन के एक उम्मीदवार बलराम पाटिल ने 85,000 डुप्लीकेट वोटर का पता लगाकर चुनाव आयोग को बताया था। एकनाथ शिंदे शिवसेना के विधायक और चुनाव में उम्मीदवार चंद्रकांत पाटिल ने भी 43,000 से अधिक डुप्लीकेट वोटर की जानकारी चुनाव आयोग को दी थी और हाईकोर्ट तक गए थे। लोकसभा के बाद तकरीबन 1 करोड़ फर्जी वोट महाराष्ट्र की वोटिंग लिस्ट में डाले गए। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, ये देना भैया, ये देना। इलेक्शन कमीशन से पूछा वोटर लिस्ट हमें दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट नहीं दी। हमने पूछा वीडियोग्राफी दीजिए, वीडियोग्राफी नहीं दी। उसके बाद हमने बेंगलोर सेंट्रल कंस्टिट्यूएंसी में लोकसभा में इंक्वायरी, कांग्रेस पार्टी की इंक्वायरी कराई और पता लगा कि एक विधानसभा में बीजेपी, इलेक्शन कमीशन, इन सब ने मिलकर एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट जोड़े। भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जो चुनाव जीतते हैं, ये वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं, इसको समझिए। ये वोट चोरी करके
चुनाव जीत रहे हैं और हमने इनको बता दिया है, पता लगा दिया है कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। वोट चोरी होने दोगे? वोट चोरी होने दोगे? और जोर से, वोट चोरी होने दोगे? अगर लाडली बहन योजना के कारण जीत मिली होती तो बीजेपी की सरकार सत्ता में आते ही तरह तरह की शर्तें बनाकर महिलाओं को इस योजना से बाहर नहीं करती। सरकार का बजट खतरे में डाल दिया गया, लेकिन चुनाव में जीत मिली तब जाकर जांच होने लगी कि पैसा योग्य को मिला या किसी और को मिल गया। चुनाव जीतने के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बयान है कि सही तरीके से जांच कर पैसे नहीं दिए गए। सभी आवेदकों को पैसे देने का फैसला गलत था। कितना आसान है सरकार के लिए कुछ भी बोल देना। तो क्या बिहार में भी वही होगा? अभी बिना जांच परख के सभी महिलाओं के खाते में 10,000 दे दिए जाएंगे। बाद में कहा जाएगा गलत था यह फैसला। एक बार जीत मिल जाए फिर देखी जाएगी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने वादा किया कि लाडली बहन योजना में 1500 से बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। आज तक 2100 रुपए नहीं दिए गए, उल्टा बड़ी संख्या में महिलाओं को इस योजना से बाहर कर दिया गया जिन्हें पहले पैसे मिल रहे थे। भारत में नौजवान परीक्षा का फॉर्म भरकर महीनों इंतजार करता है। परीक्षा होती भी है तो पेपर लीक हो जाता है। सरकारी परीक्षाओं के इंतजार में उसकी उम्र निकल जाती है। सरकार से कोई प्रमाण पत्र लेने जाइए तो हफ्तों लग जाते हैं। कोई काम महीनों में नहीं होता। पेंशन का पैसा लेने में साल लग जाते हैं। और अपनी पसंद के रोजगार के लिए सभी महिलाओं के खाते में 1 महीने के भीतर 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इससे बड़ा स्कैम क्या हो सकता है? कितना विकास कर दिया गया है बिहार में कि 10,000 देकर चुनाव जीतने का जुगाड़ निकाला जा रहा है। बिहार की प्रशासनिक मशीनरी के पास ऐसा कौन सा जादू है कि इतने कम समय में वह लाखों करोड़ों आवेदनों की समीक्षा कर लेगी और सबके खाते में इसी सितंबर महीने में पैसा चला जाएगा। वोटर का सवाल है कि क्या वोट चोरी हो रही है? वोट कटेगा तो उसका राशन बंद हो जाएगा। तो जवाब आ रहा है, पहले फॉर्म भरो, खाते में 10,000 मिलेगा। 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार की सड़कों पर वोट चोरी के मुद्दे को लेकर भाषण दे रहे हैं। दक्षिण के 3 राज्यों के मुख्यमंत्री आए। आज छपरा की यात्रा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। उसके बाद यात्रा आरा पहुंची। विपक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ी कि गरीब महिलाएं, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। यह भी समझाया कि वोट ही नहीं रहेगा तो योजनाओं के अधिकार नहीं मिलेंगे। जैसे ही खबर फैल गई कि वोट अधिकार यात्रा में भारी भीड़ आने लगी है, इस भीड़ में 10,000 का ढेला फेंका जा रहा है ताकि भीड़ अब 10,000 लूटने में लग जाए। यह योजना बता रही है कि वोट अधिकार यात्रा ने परेशान कर दिया है। जनता वोट चोरी की बात करने लगी है तो क्यों ना जनता के खाते में 10,000 रुपए देकर चुप करा दिया जाए। यही वोट का पावर होता है। मतदाता सूची में नाम होने का पावर यही है। विपक्ष के नेता यही बिहार की जनता से कह रहे हैं। वोट काटने की कोशिश की गई, एक बार की गई है तो अब आगे भी की जाएगी। लेकिन इस बार चोरी पकड़ी गई तो अब वोटर के खाते में पैसा 1 महीने के भीतर वह भी 10,000 रुपए पहुंचाए जा रहे हैं। बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति, वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। अब आप पूरी दुनिया को ये नारा सुनाइए, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़। ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे, पब्लिक सेक्टर था, अग्निवीर था, ये सारे के सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अदानी अंबानी की सरकार चलाती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में ना सुनी जाए, दबाई जाए। और हमने साफ कह दिया है कि पूरे देश में गरीब युवाओं की
आवाज गूंजेगी, सुनाई देगी और हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। वोटर लिस्ट को लेकर जून के महीने से इतने सवाल उठे, सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ बोला, किसी आरोप का जवाब दिया, लेकिन रोजगार के नाम पर 10,000 की यह योजना बता रही है कि सरकार और बीजेपी वोट चोरी के मुद्दे को कैसे देख रही है। इसके बाद भी वोट चोरी को लेकर जो आरोप लग रहे हैं और एसआईआर को लेकर जो खबरें आ रही हैं, आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन पत्रकारों की रिपोर्ट की बात करनी होगी जिनसे पता चलता है कि वोटर लिस्ट में क्या क्या खेल हुआ है, क्या क्या खेल हो चुका था, मगर ऐसी रिपोर्ट और विपक्ष की सक्रियता के कारण होने से बच गया। पूरी तरह बचा है या नहीं कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। यह एक काल्पनिक मकान है। आजकल ऐसे काल्पनिक मकान आप एआई की मदद से झट से बना सकते हैं। बिहार में एक ऐसा ही काल्पनिक मकान सामने आया है जिसका नंबर है मगर वह मकान नहीं है। खंडहर भी नहीं है कि कोई अंधविश्वासी दावा कर दे कि यहां भूत, पिशाच, चुड़ैल वगैरह वगैरह रहते हैं। लेकिन इस एक काल्पनिक मकान के पते पर 1000 वोटर के नाम दर्ज हैं। अगर यह हाल है तब तो इस मकान को ही विधानसभा का दर्जा दे देना चाहिए। हमें नहीं पता कि इस काल्पनिक पते पर रहने वाले वोटर के खाते में भी नीतीश कुमार 10,000 रुपए देंगे या नहीं। ऐसी रिपोर्ट के बाद सुधार कर लिया जाएगा, कम से कम ऐसा दावा किया जाता है चुनाव अधिकारियों द्वारा। लेकिन उससे पहले यह तो पता चले कि यह कैसे हुआ, किसने यह कमाल किया कि जो मकान ही नहीं है उसका नंबर देकर उसके पते पर 1000 वोटर बना दिया गया। अभी तक 2000 से अधिक मकानों का पता लगाया जा चुका है जिन पर कम से कम 100 वोटर के नाम दर्ज हैं। 2000 से ज्यादा ऐसे मकान हैं। न्यूज लॉन्ड्री की सुमेधा मित्तल, विशाल वैभव और हेमंत पांडे की रिपोर्ट है। न्यूज लॉन्ड्री आप पाठकों की आर्थिक मदद से चलता है। सरकार विज्ञापन नहीं देती, आप लोग ही अपने पैसे से इन्हें चंदा देते हैं और फिर ये पत्रकारिता करते हैं। आपके टैक्स के पैसे से जिन्हें विज्ञापन मिलता है उनके यहां इस तरह की रिपोर्टिंग क्यों नहीं हुई, कभी सोचिएगा। जिन गोदी मीडिया संस्थानों के पास रिपोर्टर की फौज है उन्होंने बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर गहरी रिपोर्टिंग क्यों नहीं की, महाराष्ट्र में क्यों नहीं की। चुनाव आयोग तो जवाब नहीं दे रहा, एसआईआर की फाइल नहीं दे रहा, लेकिन गोदी मीडिया क्यों चुप है? क्या अब वह फेयर चुनाव नहीं चाहता इस देश में? जब मीडिया पलट जाए तो आपको करवट बदल लेनी चाहिए। इसका मतलब है कि अब आपके कुएं में धकेल देने का समय नजदीक आ गया है। भोजपुरी में कहते हैं काल नियरा गई बा। इसी तरह रिपोर्टर्स कलेक्टिव भी आप पाठकों की मदद से चलता है जब आप इन्हें आर्थिक मदद देते हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के आयुषी कार, विष्णु नारायण और गायत्री सप्रू ने एक और बड़ा घोटाला उजागर किया है। करोड़ों लोगों की मतदाता सूची का अध्ययन कर 15 विधानसभाओं में 67,826 डुप्लीकेट वोटर का पता लगाया है। एक ही विधानसभा में 2 अलग अलग वोटर आईडी नंबर ऐसे लोगों को जारी हुए हैं जिनके नाम और माता पिता के नाम एक समान है, सिर्फ उम्र में कुछ सालों का फर्क है। उसके अलावा बाकी सभी कुछ एक जैसा नजर आता है। जैसे त्रिवेणीगंज में 20 साल की अंजलि कुमारी का नाम एक ही बूथ पर 2 बार आता है। दोनों बार सारी जानकारी एक जैसी है, लेकिन 2 अलग अलग एपिक नंबर से उनकी एंट्री की गई है। 15 विधानसभाओं में कुल 34,392 मामले ऐसे पकड़े गए जहां उम्र का फर्क महज 1 से 5 साल के बीच का है। 13,898 मामलों में सारी जानकारियां एक जैसी हैं, सिर्फ 5 से 10 साल के बीच का उम्र का फर्क है। एक और बात है, यह तो उजागर हो रहा है, लेकिन इसके पीछे की डिजाइन अभी भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे था कौन, मकसद क्या था, किसने ऐसे लोगों को तैयार किया जिनके नाम से 2-2 नंबर के वोटर आई कार्ड बन सकते हैं। क्या यह डरावना नहीं है? क्या आप इस बात से चैन की नींद सो सकते हैं कि भारत का चुनाव भरोसे के लायक नहीं रहा, वोटर लिस्ट पर भरोसा अब नहीं किया जा सकता है? इसी समय में अजीत अंजुम लगातार बिहार की सड़कों पर रिपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से बता रहे हैं कि कहां वोटर जिंदा है लेकिन मरने वालों के नाम में शामिल है और कहां मर गया है मगर जिंदा वालों के नाम में।
अनेक रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। इसी समय में सुमेधा, विशाल, हेमंत, आयुषी, विष्णु, गायत्री जैसे पत्रकार हैं जो मतदाता सूची में लाखों वोटर के डिटेल की छानबीन कर बड़ी बड़ी तस्वीरें पेश कर रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट से आप देख पा रहे हैं कि आज का भारत एक विश्वसनीय तरीके से वोटर लिस्ट नहीं बना पा रहा है। अगर इन पत्रकारों ने इस तरह रिपोर्टिंग नहीं की होती तो गोदी मीडिया से आपको कुछ पता नहीं चलता। इन सभी का काम एक अलग लेवल पर है और उसके समानांतर वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष की यात्रा। इन पत्रकारों की रिपोर्ट भले जनता तक ना पहुंचे, लेकिन विपक्ष की रैली से वोट चोरी स्लोगन के रूप में घर घर पहुंचने लगा है। शाम को हमारी मीटिंग होती है, आप देखिए चारों ओर देखिए, इन्होंने लाइटें ऑफ कर दी हैं। आप अपने फोन की सारी लाइट ऑन करो, सारी की सारी फोन की लाइट ऑन करो, सारी ऑन करो। ये जो है, ये जो लाइट है, ये आपके वोट जैसी है, ठीक है। ये आपके पास एक है, ये हिंदुस्तान का संविधान हम सबको एक वोट देता है, दो नहीं देता। किसी जात को, किसी धर्म को, किसी आदमी को, किसी औरत को दो नहीं देता, एक देता है, सबको एक देता है। जितने वोट अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी को मिलते, उतने ही हिंदुस्तान के सबसे गरीब बच्चे को मिलते हैं। उम्मीद है आपको यह बात परेशान करती होगी और बहुत जल्दी आप गोदी चैनलों और अखबारों को बंद करेंगे। स्क्रोल, न्यूज लॉन्ड्री, रिपोर्टर्स कलेक्टिव और द वायर को आर्थिक मदद देने के बारे में सोचेंगे। आपका भरोसा कई जगहों पर टूटा है, केवल चुनाव आयोग से नहीं टूटा, मीडिया ने भी तोड़ा है। आरटीआई से जब दस्तावेज की मांग की गई कि दीजिए वो फाइलें जिनसे पता चलता है कि एसआईआर का फैसला कैसे हुआ, आपने किससे राय ली, किस किस से बात की, तो आयोग दस्तावेज नहीं देता है। जबकि आरटीआई का कानून है कि दस्तावेज नहीं देना अपराध है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, लेकिन आज जब आप इसके सामने अपने संवैधानिक अधिकार को लेकर जाते हैं तो जवाब नहीं मिलता। सूचना का अधिकार संवैधानिक अधिकार है या नोट करना चाहिए? जिस विपक्ष को आप दिन रात नकारा कहते हैं, वह अगर वोटर लिस्ट के सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं गया होता, बिहार की सड़कों पर नहीं उतरा होता, तो आपके वोट के अधिकार का क्या होता? क्या आपको अंदाजा भी है कि एक वोटर का भी वोट कट जाने का क्या मतलब होता है और उसका नतीजा क्या हो सकता है? संविधान ने हम सबको बराबरी से एक वोट का अधिकार दिया है। एक वोट के कट जाने का मतलब है कि उस आदमी को संविधान की सबसे बड़ी सुरक्षा से अलग कर देना। पूरे लोकतंत्र पर हमला है और एक बड़े तंत्र से यह हमला किया जा रहा है। स्केल इतना बड़ा है कि जब तक आप वोट चोरी को ठीक से समझ रहे होते हैं, तब तक दूसरे मुद्दे खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी कई लोग परिणाम की चिंता किए बगैर इस समय में अपनी भूमिका दर्ज कर रहे हैं। योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट के सामने वोट चोरी के खेल को उजागर कर चुके हैं, बहस कर चुके हैं, पटना में जनसुनवाई करने गए, लगातार वीडियो बनाकर मुद्दे को जनता तक पहुंचा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में ही योगेंद्र यादव अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अब तक 8 बड़े बड़े लेख लिख चुके हैं। हो सकता है बिहार की गरीब जनता के पास ऐसी जानकारी ना पहुंचे, लेकिन किसी को तो बोलना पड़ेगा कि जनता के साथ क्या गलत हो रहा है। 26 अगस्त को इंडियन एक्सप्रेस के लिए कामायनी स्वामी, राहुल शास्त्री और योगेंद्र यादव ने रिपोर्ट कर दिखाया है कि बिहार एसआईआर में मास लेवल पर वोटर डिलीट किए जा सकते हैं। ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है जिन्होंने फॉर्म के साथ अपने कागज दिए हैं। जब चुनाव आयोग कहता है कि 98% से अधिक फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं, तब वो ये नहीं बताता कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आधार जैसे डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, जिन्हें आयोग अस्वीकार करता रहा है। भारत जोड़ो अभियान के वॉलंटियर्स ने करीब 500 घरों में जब 1400 से अधिक लोगों का सर्वे किया, तो पता चला कि इनमें से सिर्फ 49% लोगों ने ही पूरे फॉर्म जमा किए हैं। सिर्फ इतने लोगों के फॉर्म में दस्तखत हैं, जानकारी है, फोटो है और कागज संलग्न है। अधिकतर लोगों ने या तो फॉर्म जमा नहीं किया या फिर अधूरा छोड़ दिया। 1400 लोगों में से सिर्फ 81% लोगों ने ही फॉर्म मिलने के बाद वापस भेजा था। आसान नहीं है। जिस स्केल पर यह सब हो रहा है कि कोई योगेंद्र यादव अपने सीमित संसाधनों के दम पर पूरे राज्य का सर्वे कर ले,
चुनावों के समय सर्वे कर माहौल बनाने वाले बहुत आ जाएंगे गोदी मीडिया के चैनलों में, शुरू भी हो गया है। लेकिन इस समय क्यों नहीं सर्वे कर रहे हैं कि कितनों का नाम कटा है, कितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं, क्योंकि कोई चाहता नहीं कि जनता को यह बात मालूम हो। हम और आप इतनी आसानी से पता नहीं लगा सकते, क्योंकि चुनाव आयोग ने जिस रूप में डेटा दिया है उसमें आप नाम के हिसाब से सर्च नहीं कर सकते। तो इसके लिए रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक सॉफ्टवेयर बनाया ताकि चुनाव आयोग के डेटा को खोला जा सके। सोचिए, ये सब काम बड़े बड़े मीडिया संस्थान नहीं करते हैं, ये लोग कर रहे हैं। इसके बाद रिपोर्टर्स कलेक्टिव के रिपोर्टर विष्णु नारायण एक लंबी सी लिस्ट लेकर पिपरा में घूमते हैं और लोगों से बात करते हैं कि क्या आप इस पते पर रहते हैं, क्या आप इस आदमी को जानते हैं। लोगों ने देखा कि दलित और ब्राह्मण लोग एक ही मकान में रहते हैं तो गुस्से में आ गए। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा हो रहा है। जिस मकान नंबर को आयोग ने अपनी सूची में डाला है, क्या वो मकान वाकई वहां पर है, उस मकान में कितने लोग रहते हैं, क्या उस इलाके में रहने वाले लोग उन नामों की पहचान कर पा रहे हैं जिनके नाम आयोग ने किसी पते पर दर्ज किए हैं। ये सब बड़े सवाल है, मुश्किल काम है, 2-4 पत्रकार ही कर रहे हैं। अब आते हैं उस योजना पर जिसकी घोषणा 29 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। अचानक 29 अगस्त को नीतीश कैबिनेट का एक फैसला आता है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना मंजूर की गई है। हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10,000 की प्रथम किस्त दी जाएगी। अपनी पसंद के रोजगार के लिए, करोड़ों महिलाओं की अपनी पसंद के रोजगार के लिए। क्या बिहार में अपनी पसंद के इतने सारे रोजगार हैं? मुद्रा लोन का क्या हुआ? रोजगार के नाम पर महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचाया जा रहा है। स्कीम की हड़बड़ाहट देखिए। 29 अगस्त को योजना मंजूर हुई, इसके आवेदन लिए जाएंगे और इसी महीने सितंबर महीने में खाते में पैसा जाने लगेगा। कोई डेडलाइन नहीं कि कब तक फॉर्म भरना है, कब उस फॉर्म की जांच होगी और कब पैसा जाएगा। बस मुख्यमंत्री की घोषणा में लिखा है आवेदन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी और सितंबर से महिलाओं के खाते में पैसा जाने लगेगा। याद कीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। चुनाव से 5 महीने पहले बीजेपी सरकार ने माझी लाड़की बहिण योजना लॉन्च कर दी। जिन महिलाओं के परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से कम थी, उन्हें हर महीने 1500 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान हुआ। शर्तें रखी गई कि गाड़ी नहीं होनी चाहिए, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए और दूसरी योजनाओं से पैसे नहीं मिलने चाहिए। इसके बाद भी महाराष्ट्र की 2.63 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए गए। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, बड़ी संख्या में महिलाओं को हटा दिया गया कि अवैध रूप से पैसे ले रही थी। अब सवाल किससे पूछें कि इन फर्जी लाभार्थियों की पहचान चुनाव से पहले क्यों नहीं की गई? क्या इसलिए कि इन्हें पैसे दिए जा रहे थे ताकि वोट मिल जाए? तब नहीं देखा सरकार ने कि सही महिला के खाते में पैसा जाए, क्योंकि वोट लेना था, माहौल बनाना था। और चुनाव जीतने के बाद कह रही है सरकार अवैध रूप से पैसे लिए गए। किसी को पता नहीं चुनाव खत्म होते ही कैसे पता लग गया कि 26 लाख महिलाएं फर्जी तरीके से पैसे ले रही थी या उन्हें दिया गया, और जिन्होंने फर्जी तरीके से पैसे लिए उनसे वापस लिया जाएगा या नहीं, वह भी नहीं हुआ। अब तक करीब 26 लाख महिलाओं को महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना से हटा दिया गया है। अपात्र लाभार्थियों के कारण 12 महीने में सरकार को 1640 करोड़ का नुकसान हुआ। 1640 करोड़। चुनाव से पहले अनुमान था इस स्कीम के लिए 46,000 करोड़ की जरूरत है। बाद में महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 2025 में 36,000 करोड़ का प्रावधान किया, कम कर दिया। जुलाई 2025 में खबर आती है 26 लाख फर्जी लाभार्थियों में 14,000 पुरुष भी शामिल थे, जिन्होंने महिलाओं की स्कीम में अपना नाम दर्ज करवाया और अब उनका नाम काटा गया है। पैसे लिए उन्होंने। मीडिया में खबर छपी है कि इन पर 21 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 21 करोड़। सरकार बन जाने के 8 महीने बाद तक क्या इन पुरुषों को महिलाओं की योजना का पैसा दिया जाता रहा? कहीं बिहार में ऐसा तो नहीं होगा? 2200 ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जो सरकारी कर्मचारी होते हुए भी इस योजना के तहत पैसे ले रहे थे। वो ले रहे थे या उनके खाते में पैसे भेज दिए गए, कौन जानता है सच क्या है। चुनाव से पहले इन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया? उप मुख्यमंत्री अजीत पवार खुद मान चुके हैं कि इस योजना के दौरान मिले आवेदनों की ठीक से जांच नहीं की जा सकी। सभी लाभार्थियों को आर्थिक सहायता देना गलती थी। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कम समय था, इसलिए हम जितनी जांच करना चाहते थे नहीं कर पाए। क्या ये कोई सफाई हुई? अजीत पवार कहते हैं हमने लोगों से अपील की थी, वही इसमें आवेदन दे जो योग्य हैं। हमें लगा जो योग्य नहीं होंगे वो आवेदन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ऐसे आवेदन आ गए। कमाल की दलील है। जिसने चोरी की उसी पर जिम्मेदारी डाली जा रही है।
कि तुमसे उम्मीद थी कि चोरी नहीं करोगे। विपक्ष का आरोप है कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कोई छानबीन नहीं की गई, व्यवस्थित तरीके से वोटर को घूस दिया गया। अब एक एक कर लोगों को इससे निकाला जा रहा है। नीतीश कुमार 20 साल से लगातार सत्ता में है। विकास का दावा किया जाता है, पुल दिखाए जाते हैं, सड़कों का नेटवर्क दिखाया जाता है, लेकिन इसके अलावा क्या? 20 साल तक स्थायी सरकार होने के बाद भी यह बिहार सरकार का अपना आंकड़ा है कि राज्य में 2/3 जनता महीने का 6,000 भी नहीं कमाती है। इतनी गरीबी है। वो राज्य एक महिला के खाते में 10,000 रुपए डालने जा रहा है। जिस राज्य के 94 लाख परिवार महीने में 6,000 से भी कम कमाते हैं, वहां 10,000 रुपए एक बड़ी रकम है। बिहार में महिलाओं की साक्षरता 75% से भी कम है। महिलाओं तक अखबार भी नहीं पहुंचता, ना पढ़ने की संस्कृति है, उन तक सूचनाएं नहीं पहुंच पाती, और अखबारों में खबरें कैसे छपती हैं आप जानते हैं। तो केवल योजना और 10,000 की योजना लॉन्च कर दी जाती है क्योंकि यही सूचना के रूप में वोटर के पास पहुंचती है, 10,000 रुपए के रूप में। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।